हेलो एवरीबॉडी, एक्सप्लेनेशन 6 को शुरू करते हैं। 5 एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं और अब से जो हमारे चैनल पे वीडियोस आया करेंगी ना, वो ऑल्टरनेट डेज पे आया करेंगी। कैसे? जैसे मेरी और आमिर की तो एक दिन, और रुचिन सर की और दीपक सर की एक दिन। उससे क्या होगा कि आपको भी ज़्यादा चांस मिलेगा पढ़ने का और हमें भी पढ़ाने का ज़्यादा चांस मिलेगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन 6। देखो भाई, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? I don't suppose anyone will volunteer, comma, will they। अब देखो बातों को समझो। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो चीज़ होती है ना, जब हम एक स्टेटमेंट के बाद में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। और क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हम जो क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक तो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर ये हो गया और एक मेरे पास पेयर ये हो गया। अब दिक्कत ये है कि मैं इनमें से किसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन टैग यूज़ करूं, ठीक है, इस्तेमाल करूं। अब देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई थिंक ही has not, he has, sorry, has not नहीं है, नेगेटिव बना देंगे ना, he has the answer, कॉमा, डैश और क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में भी वही स्टेटमेंट है जैसे इधर था, इधर वाला। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे पास दो हो गए तो मैं किसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन टैग यूज करूंगा। ठीक है, अब याद रखना एक चीज, आई थिंक इसका मतलब है ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है, ही हैज द आंसर ये मेरी स्टेटमेंट है। शायद मेरी बात समझ रहे होंगे कि स्टेटमेंट क्या होती है, जो बात कही गई होती है, और ओपिनियन क्या होती है, जो हमारी ओपिनियन होती है। और क्वेश्चन टैग किसके अकॉर्डिंग चलता है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी क्वेश्चन टैग में फिलअप करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग भरेंगे? हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भरेंगे। और स्टेटमेंट में क्या है? हैज़ तुम्हारी मेन वर्ब है और तुम्हारी ही क्या है? तुम्हारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज़न्ट ही। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें भी आई डोंट सपोज, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता। एनीवन विल वॉलंटियर, तो यहां पर ये वाली स्टेटमेंट हो गई और ये मेरा ओपिनियन हो गया। तो जो मेरा क्वेश्चन टैग होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है, तो यहां पे पहले तो वांट आ जाएगा। ठीक है, वांट आ गया इधर पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब एक चीज समझो, वांट के बाद में जो सब्जेक्ट आना है वो क्या आना है? देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को शो कौन कौन से करते हैं? मैंने लिख लिया, एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, एनीबडी, एनीवन, समबडी, someone, nobody, no one, either, neither, ये सब ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं ETC। और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं तो इनको हम प्लूरल में काउंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं एवरीबडी की बात कर रहा हूँ तो सबकी बात हो रही होगी, एवरीवन में भी सबकी बात हो रही होगी, आइदर में भी दो की बात हो रही होती है, नाइदर में भी दो की बात हो रही होती है। तो ये प्लूरल काउंट होते हैं। और इनके लिए अगर मैं जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट यूज करना है तो वो क्या होता है? दे होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग है, सारे के सारे ह्यूमंस है। तो यहाँ वांट के साथ क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। आंसर हो गया। बट इसी में एक चीज और भी समझते चलो, जब इतना हो गया मेरे पास, अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी थिंग्स का हो, ये तो ह्यूमंस थे, ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो थिंग्स में हो, जैसे वो किसके द्वारा दिखाया जाए, मान लो मैं कहूँ
एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग और एनीथिंग। ये सारे के सारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे वो सिंगुलर क्वांटिटी में दिखाएंगे, कोई भी चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं और इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट। तो अगर यहाँ एनीवन की जगह एनीथिंग होता तो यहाँ वांट इट आ जाता, ठीक है। यहाँ एनीवन है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लूरल का शो कर रहा है, और प्लूरल का शो कर रहा है तो अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर दे का यूज़ करेंगे नेगेटिविटी के साथ। तो ये तो मेरा पहले वाले का एक्सप्लेनेशन हो गया, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इससे आपको बहुत सारा क्लियर भी हो जाएगा क्वेश्चन टाइम। सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। ठीक है भाई, अब देखो पहला क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। अब जब हम डिग्रीज पढ़ेंगे तो उसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो अपने आप में ना कंप्लीट होते हैं, मतलब वो कंप्लीट वर्ड है, उनकी ना डिग्रीज बनती, विच मीन्स मतलब वो उनका जो मीनिंग है वो सुपीरियर है, ऐसे ही कह सकते हैं ना, सुपीरियर मीनिंग, जिसमें मतलब ये हो जाए कि उससे ऊपर शब्द नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ फ्लैट, तो फ्लैट ऐसा ही होगा। मोर फ्लैट कैसे बनाओगे, थोड़ा गहरा करके बना दोगे, मोस्ट फ्लैट और गहरा, ये फ्लैट थोड़ी बन रहा है, फ्लैट तो फ्लैट है, बिल्कुल सीधा, ठीक है। अगर मैं कहूँ एम्प्टी, खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, मान लो ये गिलास है, ठीक है। अगर ये एम्प्टी है तो ये जड़ तक खाली होगा, बिल्कुल बॉटम तक। अगर ये बॉटम तक खाली होगा और मैं कहने लगूँ एम्प्टियर या एम्प्टीएस्ट, तो क्या ये अपना नीचे से फोड़ के धरती खोद के और गहरा होगा? ऐसा थोड़ा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये कंप्लीट वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ ना हम डिग्रीज का यूज नहीं कर सकते। पहले तो मैं वो कंप्लीट वर्ड्स लिख देता हूँ, कंप्लीट वर्ड्स, इनके साथ अपन डिग्रीज का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत लिख देता हूँ, जैसे एक होता है आपका यूनिवर्सल, एक हो गया आपका फ्लैट, एम्प्टी लिख लो, कंप्लीट, फुल, और तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्सट्रीम, मेजर, माइनर, और इसी में क्या एक वर्ड आ जाता है यूनिक। अच्छा, यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब ईटी से लिख लेना, इसमें और भी शब्द होता है। यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड, अपने काइंड का एक ही, तो वो एक ही होगा तो मतलब वो यूनिक है। और यूनिक है तो इसके साथ मैं डिग्री विग्री नहीं लगाऊंगा। तो यहां पर जो आपने लिखा हुआ है ना द मोस्ट यूनिक, ये गलत है, इसकी जगह पे आप लिख दीजिए अ यूनिक, आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड वाले का, ठीक है। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या कह रहा है, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। देखो इसमें एक चीज तो आपको थोड़ा सा ना वो पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे कुछ गलती है। आप जब बोल भी रहे होंगे ना तो ऑफ यू अच्छा नहीं लग रहा होगा, फॉर यू का यूज करना ज्यादा बेटर प्रेफर करेंगे अपन लोग। बट समझो डिफरेंस, समझो डिफरेंस एक छोटा सा, मेरा यही काम है तभी तो काम आएगा। एक वर्ड है प्लेस, एक वर्ड है स्पेस, और एक वर्ड है रूम, ठीक है। अब प्लेस का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट। हिंदी में वैसे हम दोनों को जगह कहते हैं, बट जब आप हिंदी में ऐसा कहोगे कि मुझे उस जगह जाना है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आई वॉन्ट टू गो टू दैट स्पेस, आप ये कहना पसंद करोगे आई वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। बट जब मैं एक स्पेस वर्ड की बात करता हूं तो स्पेस वर्ड के ना दो मीनिंग होते हैं, एक तो आपका अंतरिक्ष ही होता है, ठीक, और एक इसका मतलब होता है जगह, खाली जगह, ठीक, ओके। रूम शब्द का मतलब अक्सर लोग बात कहते हैं कमरा,
बट कमरे को रूम क्यों कहा जाता है वो समझने की कोशिश करो। रूम शब्द का मतलब होता है प्लेस विच कैन बी यूज्ड फॉर सम पर्पस। इसको आप ऐसे समझो, वो जगह जिसको मैं किसी पर्पस के लिए यूज कर सकूं। एक बात समझो, मान लो ये गाड़ी है, भाई ड्राइंग पे मत जाना मेरी है, ये गाड़ी है। अब इसमें बैठने की जो ओरिजिनल स्पेस है, जो जगह है, वो मान लो 2 बंदे यहाँ बैठेंगे और 3 बंदों की पीछे है, ठीक है। जब इसमें 5 बैठ गए तो मैंने यूँ कहा कि भाई अब गाड़ी में और जगह नहीं है, तो मैं अंग्रेजी में जब उसे कहूँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा देयर इज़ नो स्पेस, क्योंकि स्पेस तो है, देखो ऊपर भी जगह है, बोनेट पे जगह है, पीछे यहाँ टायर लटका दो, टायर पे बिठा दो, पर ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। इसमें यूजफुल प्लेस नहीं है, यूजफुल जगह नहीं है जिसको मैं यूज़ कर सकूँ, यूटिलाइज कर सकूँ, तो मैं कहूँगा देयर इज़ नो रूम इन द कार। स्पेस तो है, तो ये 3 मेरे शब्द हो गए। अब मैं आता हूँ सेंटेंस में, ये क्या कह रहा है, देयर इज़ नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब मान लो ये एक कमरा है, ठीक है। अब मैं यूँ कहूँ इसमें हम 20 आदमी खड़े कर सकते थे, ठीक है, हमने 20 आदमी खड़े कर दिए, तो क्या इसमें जगह नहीं बच रही है? स्पेस तो है, ऊपर हमारे ऊपर जगह है इसमें, बट यूज होने वाली कितनी है जिस पे खड़े होने, वो जगह नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है जिसका तुम यूज कर सको। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्लेस शब्द की जगह तो रूम कर दोगे और ऑफ की जगह कर दोगे फॉर, जगह तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये मेरे 3 सेंटेंस हो गए। शायद ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे, रूम स्पेस प्लेस। अगर नहीं आए होंगे तो कमेंट में डाल देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। चौथा सेंटेंस देखते हैं। ये मैं कई बार पिछली वीडियोस में भी करवा चुका हूं, फिर से वही बात कह रहा हूं। देखो क्या कह रहा, When at last we got to the theater, the much publicized program by the Bollywood stars was begun। मतलब क्या है इसका, कि जैसे तैसे करके हम जब वहाँ पहुँचे थे तो जो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज प्रोग्राम था बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा वो चालू हो चुका था। अब देखो फिर से वही बात करता हूँ, पिछली 1 या 2 वीडियो में मैंने किसी वीडियो में बता रखा होगा तुम्हें टेंस ट्री के बारे में, और उसमें पास्ट का बताया था ऐसे करके ना, ऐसे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये दोनों क्या होते हैं, परमानेंट, और ये दोनों क्या होते हैं, टेम्पररी। तो यहाँ पे भैया ये वाला एक्शन भी हो चुका है, ये वाला एक्शन भी हो चुका है, तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, परमानेंट। अब तुम्हें ये देखना है कि पहले क्या हुआ, पहले हमने एंट्री ली या पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो भाई पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमने एंट्री ली, तो जब वो पहले स्टार्ट हो गया तो इधर से चलने पे क्या आएगा, पहले पास्ट परफेक्ट, तो वॉज बिगन की जगह पे क्या कर दो, इसकी जगह पे कर दो हैड बिगन। तो ये मेरे 4 सेंटेंस हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इससे आगे, मैं इसको रब वब कर देता हूँ और सेंटेंस लिख देता हूँ। सेंटेंस हमारे हो गए। 5वां सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, सीनल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। अब देखो यहाँ पे कोई फिगर्स है, सीनल प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है किसके सामने, टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, तो इन्हें कैसे मिक्स कर दिया गया। पास्ट की किसी बात को अगर मैं आज कहना चाहूँगा तो वो पास्ट की बात आज में प्रेजेंट में आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों को मिक्स कर पाऊँगा। अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, 2 ना इडियम्स होते हैं, उन्हें समझो वो क्या है। पहला है अपीयर बिफोर समवन, ये एक इडियम होता है। इसका मीनिंग होता है तुम्हारा टू हैव अ ट्रायल और
हियरिंग विद एन ऑफिशियल, फॉर्मल लीगल वाला। और एक इडियम होता है तुम्हारा अपीयर टू समवन। इसका मीनिंग तुम्हारा होता है टू मेक एन अपीयरेंस बिफोर समवन। अब देखो, पहले वाले इडियम का मतलब क्या है कि आप ना अपना एक ट्रायल या हियरिंग दोगे किसी ऑफिशियल के सामने, और दूसरे वाले का मीनिंग क्या है कि आप किसी के सामने ना अपीयर होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो फिगर्स हैं स्कैंडल्स की, उनको मैं कमिटी के सामने अपीयर करना चाहता हूँ या उनकी हियरिंग कराना चाहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं हियरिंग कराना चाहूँगा। तो अगर मैं हियरिंग कराना चाहूँगा तो मैं इस इडियम का यूज़ करूँगा, ना कि इसका। यहाँ पर क्या हो रखा है, अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। ये गलत है। अपीयर टू की जगह पे क्या कर दो, बिफोर। तो ये वाली बात आ जाएगी। पहले वाला सिंपल था, इडियम पे था। नेक्स्ट देखो दूसरे वाला क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है, ये भी इडियम से रिलेटेड है। इडियम फ्रेजेस की भी वीडियो आपको मिलेंगी भाई। वकैब की तो टोटल जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारी इस चैनल पे आएंगी, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हो, चाहे वो तुम्हारे इडियम फ्रेजेस हो, कुछ भी हो, जितना भी नॉन ग्रामेटिकल पार्ट होता है। जैसे एक आरसी होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसकी भी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। और एक वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, PQRS को भी जिसको बोल देते हैं, वो आपको SSC बैंक दोनों लेवल का मिलेगा, RC भी दोनों लेवल के मिलेंगे, ठीक है। एक बार ये 10-12 हो जाए एक्सप्लेनेशन, फिर मैं बैंक के भी शुरू करूँगा, ठीक है। अभी SSC पे फोकस कर रखा है, एक एक करके खत्म करते चलेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, ठीक है। छठे वाले में क्या कह रहा है, यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अब देखो एक इडियम होता है रेन कैट्स एंड डॉग्स, ये पूरा एक इडियम होता है। इसका मतलब होता है हैवी रेन। तो जब इस पूरे का मतलब होता है हैवी रेन, तो इसके बीच में लाइक कहां से आ गया भाई? सिंपल सी बात है, इस लाइक को हटा दो, सेंटेंस कर दो यस्टरडे इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, हो गया, बहुत इतना ही था। इसे देखो, आई वुड रिक्वेस्ट टू यू टू कंसीडर माई एप्लीकेशन टू एंड ग्रांट मी अ जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल। देखो बहुत सिंपल सा है, मतलब है तो नहीं पर समझने वाली बात है, इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। जो वर्ब्स होती है ना, वो दो तरह की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिन्हें अपने बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, बिना ऑब्जेक्ट के उनका मीनिंग नहीं बनता तुरंत। और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना काम कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, बर्ड्स फ्लाई, और छोड़ दिया। अब इसमें बर्ड्स क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, मेरी वर्ब है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इतना छोड़ दूं तो मुझे इतना पता है ना, बर्ड्स फ्लाई, भाई आसमान में उड़ेंगी, पानी में तो उड़ने से रही, ठीक है, या धरती पे उड़ने से रही। तो इसे अपने बाद वैसे भी वो इन एयर या इन स्काई लिखोगे तो वेयर का आंसर होगा, वो ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे इस वर्ब को अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो ये कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। बट अगर मैं लिखूं चिल्ड्रन फ्लाई और छोड़ दूं, इसका मतलब क्या हो गया, बच्चे उड़ते हैं। भाई बच्चे थोड़े उड़ते हैं, हम सुपरमैन के बच्चे थोड़े ही हैं कि हम उड़ेंगे, हमारे पंख थोड़े ही हैं, ठीक है। यहाँ पर चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गई, फ्लाई हो गई। अब मुझे इसे ना एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, बच्चे क्या उड़ाते हैं, वॉट का जैसे ही मैं आंसर पूछूंगा, चिल्ड्रन फ्लाई, मैंने लिख दिया द काइट्स, तो ये किसका आंसर है, वॉट का। अगर ये वॉट का आंसर है तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में फ्लाई को अपने बाद क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और जब इसे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव।
तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और इंट्रांजिटिव कौन सी होती है? जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। वो कोई सी भी वर्ब हो सकती है, निर्भर करता है उसके सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट उसे कैसे डिमांड कर रहा है। अपने सेंटेंस में आ जाओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जो लेना होगा ले लेना या नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखो, आई वुड रिक्वेस्ट, आई क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट हो गया। वुड रिक्वेस्ट मेरी क्या हो गई? वर्ब हो गई। मैंने आई वुड रिक्वेस्ट यहां लिखा हुआ है टू यू। अब देखो, मैंने लिखा आई रिक्वेस्ट और इसे इतना ही छोड़ दिया। जब मैंने इसे इतना ही छोड़ दिया आई रिक्वेस्ट, तो भाई ये वर्ब कहेगी ना क्या या किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो व्हाट का आंसर दे मुझे, या फिर मुझे whom का आंसर दे, इनमें से एक का आंसर दे। तो अगर मुझे इनमें से एक का आंसर मिलेगा तो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मैंने लिखा आई रिक्वेस्ट यू, ये यू किसका आंसर है? whom का। तो ये जो रिक्वेस्ट वर्ब हो गई ये कैसी हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर ट्रांजिटिव है तो इसके बाद डायरेक्टली मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली है? नहीं। इसके साथ क्या लगा हुआ है? टू। हटा दो इसको। आई वुड रिक्वेस्ट यू, इस वजह से रिक्वेस्ट के साथ टू वो नहीं लगता, रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ। इस शैतानी के लिए या तो सोहन या उसके दोस्तों को ब्लेम करना है। अब देखो, इस सेंटेंस को करने से पहले क्या जानना है हमें? मैंने आपको पेयर्स के बारे में पहले भी बताया था। पेयर्स क्या होते हैं वो समझो। आइदर के साथ और का पेयर, नाइदर के साथ नॉर का पेयर, ये सब सुना है ना आपने, पिछली वीडियो में भी देखा होगा। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर। तो जब भी हम ऐसे पेयरिंग का यूज़ करते हैं तो जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है या लास्ट वाला जो भी चीज़ होती है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे समझा भी आसानी हो जाए। आइदर के साथ और लगा के जो मेरी वर्ब लगनी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? इज। ये किस पे डिपेंड? देखो ग्रुप कौन सा है? आइदर और। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? हिज फ्रेंड्स। तो ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगी? हिज फ्रेंड्स पे डिपेंड करेगी। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है। और अगर ये प्लूरल है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो ये मेरे 8 सेंटेंस हो गए। बाकी देखते हैं। अब देखते हैं, मैं इसे रब रब कर देता हूँ और लिख देता हूँ। लेक्चर इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको ना 3 ही सेंटेंस कराऊंगा और उन 3 में से जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपके लिए 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं 3 ही कराने की बात कर रहा हूँ तो उसमें कुछ बात होगी, तो सिर्फ 3 ही सेंटेंस होंगे अगली वीडियो में। मैं अभी उन्हें यहाँ भी लिख सकता था बट मुझे लगा कि मुझे वो अलग से दे देनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट अस, अप्रिशिएट अस, ठीक है। साइंस का लेक्चर आपका आ गया है, आप एक बार उसके कमेंट करके या हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमें इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या हमारे फेसबुक के जो पेज है उस पर आप बता सकते हैं। जितने ज़्यादा हो सकें उससे जुड़ें ताकि हम अपनी चीज़ें आप तक वहाँ पहुँचा सकें आसानी से, इंस्टेड ऑफ जो बिखरी हुई चीज़ें बिखरी हुई ना एक जगह पे तरीके से जाए, ठीक है। सो आज के लिए मेरी तरफ से, स्टडी जोन की टीम की तरफ से आपके लिए मेरी क्लास में इतना ही। धन्यवाद।